हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को कई लेसन पढ़ा दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फोर्थ भी स्टार्ट कर दिया है। इसलिए मैं आप लोगों को पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं कि आप लोग लर्न करते रहिए, स्टडी करते रहिए, अपना लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीडीएफ का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। देखिए, पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। आपका पहले लेसन से है, वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन है उसे साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से समझिए, मैग्नीशियम रिबन पर वायु की उपस्थिति में आता है। जब मैग्नीशियम रिबन वायु की उपस्थिति में आता है, वायु यानी कि विंड की उपस्थिति में आता है, और वायु में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन गैस, तो उनकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अच्छा, वायु की सतह मतलब वायु की उपस्थिति में आने पर इस पे क्यों मैग्नीशियम रिबन पर ऑक्साइड की परत क्यों चढ़ जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। स्टूडेंट, क्योंकि एक मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का जो ऑक्सीजन यानी कि वायु में ऑक्सीजन होता है, दोनों की अपक्रिया होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, जिसके कारण वो जलने में जल्दी जलता नहीं है। इसलिए इसको दहन से पहले रेगमाल से साफ कर लिया जाता है। ठीक है, रगड़ कर इसे साफ कर लिया जाता है ताकि आसानी से जले। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्यों साफ करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट मैग्नीशियम रिबन जब वायु की उपस्थिति में आता है, वायु की उपस्थिति यानी कि इसमें ऑक्सीजन होता है, और जब ऑक्सीजन की मैग्नीशियम से अपक्रिया होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के उसके ऊपर परत चढ़ जाती है। इसको दहन से पहले रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लिया जाता है। तो अब आपसे कोई पूछे तो आप लोगों को ये आंसर बता देना है, और इसे आप लोगों को नोट्स भी कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये आप लोगों का स्टूडेंट NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। स्टूडेंट, ये आप लोगों का पहले पार्ट सही है। ठीक है, तो लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, ये भी आपका क्या स्टूडेंट NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, लोहे की वस्तुओं को पेंट करने पर उनकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती। अगर हम नमी में पेंट हुआ लोहे को रख दें तो उनकी अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, किससे, ऑक्सीजन से। वायु में क्या उपस्थित होता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जंग लग जाता है, तथा तब ये क्या होता है, वह जंग लगने से बच जाता है। क्यों, क्योंकि जब हम लोहे की वस्तु को पेंट कर देते हैं तो क्या होता है, उस पर वायु में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं होती। अब जब अभिक्रिया नहीं होती है तो लोहे पर जो है जंग नहीं लग पाता है, वो जंग लगने से बच जाता है। यानी कि लोहा जो है वो जब जंग लग जाता है तो ऐसे कम होते होते, जंग से ऐसे ऐसे कम होते होते खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इस पर पेंट चढ़ा देते हैं ताकि ये बच सके जंग से। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, आप लोग नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, ये आप लोगों का लेसन नंबर 2 से है। शुद्ध जल या उदासीन विलयन का पीएच मान लिखिए। शुद्ध जल, या आप लोग यहाँ देखिए स्टूडेंट, या तो आप लोग शुद्ध जल का पीएच मान आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, या तो उदासीन विलयन का पीएच मान पूछ सकता है। उदासीन विलयन क्या है, ना तो अम्ल में हो ना तो क्षार में हो, यानी कि अम्ल का 7 से कम होता है और क्षार का 7 से अधिक होता है। अगर हम बात करें, अगर अम्ल भी ना हो क्षार भी ना हो तो वो क्या होगा, 7 से इधर आपका क्षार होता है 14 तक, और इधर आपका अम्ल होता है, तो जो 7 होता है बीच में वो आपका उदासीन होता है, और शुद्ध जल का पीएच मान भी उदासीन यानी कि 7 ही होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो होता है पीएच मान होता है। ठीक है, 7। ठीक है, तो आप लोग याद कर लेना, नोट भी कर लेना, शुद्ध जल या उदासीन विलयन का पीएच मान। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, धामन सोडा का रासायनिक नाम व अणुसूत्र लिखिए। धामन सोडा जो आप लोगों का है, धोने वाला सोडा का, आप लोगों को रासायनिक नाम और इसका अणुसूत्र यानी कि आप लोगों का इसका सूत्र क्या होता है, यह आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा धामन सोडा का जो रासायनिक नाम व उनका अणुसूत्र। तो आइए हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, इसका जो पहले आप लोग अणुसूत्र देख लीजिए। अणुसूत्र थोड़ा बड़ा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, Na2CO3। ठीक है, अब यहाँ आप लोगों का 10H2O है। ठीक है, 10H2O, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, ये इसका होता है क्या,
अणुसूत्र, ठीक है। अगर हम इसका रासायनिक नाम देखें स्टूडेंट, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ मैं फिर से आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ये होता है इसका रासायनिक नाम। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों पता चल गया होगा, इसका रासायनिक नाम और इसका जो अणुसूत्र। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं, धामन सोडा का रासायनिक नाम तथा इनका अणुसूत्र। आप लोगों को एक कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के दो उपयोग, ठीक है, या एक उपयोग या दो उपयोग, आप लोग जो जानते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे मैंने बनाना बताया है, आप लोग नहीं देखे हो तो देख सकते हैं, ठीक है, उसका आप लोगों को दो उपयोग बताना है, इसका क्या उपयोग होता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, ये आप लोगों का लेसन नंबर 3 से है, ठीक है, धातु एवं अधातु, सब लेसन को पढ़ा दिया है, ठीक है, देख लेना। देखिए, कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। अगर आपको लेसन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों को देखना है तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर देखिए, ठीक है, लिंक पर क्लिक करोगे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, फर्स्ट लेसन, सेकंड, थर्ड। तो अब आप लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5 है, कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम, जो इनके अयस्क हैं और अयस्क में जो उनके सूत्र होते हैं, ठीक है, उनको लिखना है। तो आप लोग समझिए, कॉपर के दो अयस्क हैं, सल्फाइड अयस्क और ऑक्साइड अयस्क, और सल्फाइड अयस्क में आता है कॉपर ग्लंस। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कॉपर ग्लंस, और इसका सूत्र होता है Cu2S, ठीक है, Cu2S, ठीक है। और अगर हम देखें दूसरा तो ऑक्साइड अयस्क, देखिए सल्फाइड अयस्क का अर्थ है इसमें सल्फाइड आना चाहिए, तो एस से होता है सल्फाइड, और ऑक्साइड अयस्क का अर्थ है इसमें ऑक्साइड आना चाहिए, तो वो आपका है ऑक्साइड। तो ये आपका क्यूप्राइड, क्यूप्राइड का सूत्र होता है Cu2O, ठीक है। तो ये आप लोग दोनों याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसे जरूर याद करना, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आप लोग का नीचे है, और नीचे एक क्वेश्चन है जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लास्ट तक देखना, उस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए कि कॉपर के दो प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं। आई होप कि आप लोग बता देंगे कोई पूछे तो। सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, ठीक है, और सल्फाइड अयस्क में कॉपर ग्लंस जिसे हम लोग Cu2S, और ऑक्साइड अयस्क में क्यूप्राइड जिसे CuO, इसका सूत्र होता है। अगला हमारा है योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। जो आप लोगों का योगात्मक अभिक्रिया है उसे आप लोगों को उदाहरण सहित समझाना है। तो पहले आप लोग योगात्मक अभिक्रिया समझ लीजिए होता क्या है। देखिए, योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करके, जो पदार्थ होते हैं कई सारे, वो आपस में संयोग करते हैं और केवल एक पदार्थ बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया की तरह है, ठीक है। तो लेकिन ये आपका थोड़ा अलग है क्योंकि चैप्टर 4 में है, और संयोजन अभिक्रिया चैप्टर 1 में है, और वो थोड़ा अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करते हैं, मिलते हैं और केवल एक पदार्थ बनाते हैं, अन्य पदार्थ नहीं बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब योगात्मक अभिक्रिया का मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या एग्जाम्पल। बहुत ही थोड़ा हार्ड आप लोगों को लगेगा, लेकिन आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ हम लोग स्टूडेंट दो चीज़ें लेंगे। नंबर 1 एथिलीन। एथिलीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसे हम लोग एथिलीन कहते हैं। इसमें हम लोग हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है, H2, और इसे Na की उपस्थिति में, और कितने आपका सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक करना है। तो आप लोगों को मिलेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसका नाम होता है एथेन, ठीक है। एथेन कैसे होता है स्टूडेंट, अगर हम दोनों को मिला लें तो C2H6, और C2H6 का जो नाम होता है वो होता है एथेन। C2H6 का नाम एथेन, और इसको हम लोग ये आप लोगों का है एथिलीन, ठीक है। ये तो ये होता है स्टूडेंट इसका जो है आप लोगों का एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए। एग्जाम्पल ही कभी कभी पूछ लेता है योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल, ठीक है, केवल एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो अब हमारा अगला है एसिटिक अम्ल के दो उपयोग लिखिए। एसिटिक अम्ल क्या है? एसिटिक अम्ल आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल के दो उपयोग, नंबर 1 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इसको जब किसी चीज़ को बनाया जाता है तो प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? एसिटिक अम्ल का। ये अम्ल के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे आपको अम्ल उसमें डालना है तो इसको लगा दिया जाता है उस प्रयोगशाला में, ठीक है। दूसरा कृत्रिम सिरका बनाने में। सिरका आप लोग जानते होंगे, खाए होंगे, तो वो सिरका बनाने में भी एसिटिक अम्ल का उपयोग ही किया जाता है, सिरका बनाने में, ठीक है। तो कृत्रिम यानी कि मनुष्य द्वारा जो सिरका बनाया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल के दो उपयोग, ठीक है। चौथे लेसन से है, मैं आप लोगों को उसका एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। लास्ट आप लोगों का है 5वें लेसन से, ठीक है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसे मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लिखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, ठीक है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी, दोनों को समझ जाओगे, इसे ध्यान से समझो। आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, के नियम। तो नंबर 1 देखिए, इसका नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, ठीक है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। जो तत्व होते हैं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक जो उनके परमाणु क्रमांक हैं। लेकिन अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी देखें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव जी ने परमाणु भार कहा था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने परमाणु क्रमांक कहा था। बस दो ही अंतर है, उनका भार है, इनका क्रमांक है। तो बस इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और आप लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी नोट करना चाहते हैं नियम, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक नहीं बल्कि परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। पार्ट 2 आप लोगों को चौथे लेसन का जल्द ही मिलने वाला है कल, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को शेयर ज़्यादा करा करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। और अगर हाँ चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचता रहे। तो स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।